दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इसमें 651 नंबर से लेकर के 675 नंबर तक के क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे। तो आप लोग लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे जो क्विज कराई जा रही है उसको कर लिए होंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग देखते हैं क्विज का एक्सप्लेनेशन। तो इसमें आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, यानी सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया चापाकार डेल्टा नील नदी बनाती है। अगला है पंजाकार डेल्टा ओल्गा नदी बनाती है। ज्वान नदमुखी डेल्टा तापी नदी बनाती है। और चौथा ऑप्शन है अग्रवर्धी डेल्टा टाइबर नदी बनाती है। तो आइए हम लोग इसमें नदियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के डेल्टा बनाए जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नील नदी है, तो नील नदी पे ही विचार कर लेते हैं। तो नील नदी कैसे कैसे ओरिजिनेट होता है, तो ध्यान से समझिएगा। अफ्रीका महाद्वीप में एक आपकी झील है जिसका नाम क्या है, विक्टोरिया झील। कौन सी झील है, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के इधर वाला जो देश है इसी को किस नाम से जाना जाता है, इसी को तंजानिया। इधर वाला जो देश है इसको केन्या के नाम से जानते हैं। ये वाला तंजानिया, ये केन्या, और इधर वाला जो घिरा है इसे युगांडा के नाम से जाना जाता। तो ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता कि विक्टोरिया झील किन देशों से घिरी है, तो ये तंजानिया, केन्या, युगांडा। तंजानिया, केन्या, युगांडा जैसे देशों से विक्टोरिया झील घिरी है। इसी विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है। इसी विक्टोरिया में वी आ रहा, तो वी के मतलब यहाँ डब्लू से आप वाइट नील, इसी को किस नाम से जानते हैं, जो विक्टोरिया झील से नदी निकलती है उसी को वाइट नील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, वाइट नील। यहाँ अफ्रीका में इधर आप आओगे तो यहाँ पर एक देश है इथोपिया, और इथोपिया में जो झील है उसको बोलते हैं ताना झील। और ताना झील से एक नदी और निकलती है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को ब्लू नील के नाम से जाना जाता है। किस नील नाम से, तो इसी को ब्लू नील के नाम से जाना जाता है। तो ये इथोपिया के ताना झील से ब्लू नील नदी निकलती है, जबकि विक्टोरिया से वाइट नील नदी निकलती है। और ये मिस्र की, यहाँ आपका सूडान है, सूडान की राजधानी जिसका नाम है खार्तूम। मिस्र के पहले ये आपकी सूडान देश है, तो सूडान की राजधानी खार्तूम में ब्लू नील व वाइट नील दोनों मिलती हैं। तो इसके आगे की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है, तो आगे की संयुक्त धारा नील नदी के नाम से जानी जाती। और इसी नील नदी पर अब कहाँ, तो अफ्रीका के मिस्र एक देश है, तो मिस्र में आसवान बांध इसी नील नदी पर बनाया गया है। और आसवान बांध के माध्यम से सूडान, मिस्र जैसे देश क्या, यानी सिंचाई के रूप में नील नदी के जल का प्रयोग करते हैं। इसीलिए नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि इस पे कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो आगे चलकर मिस्र की जो राजधानी है जिसे कायरो के नाम से या हिंदी में काहिरो के नाम से जाना जाता है, तो इंग्लिश में यानी इसे कायरो कहा जाता है और हिंदी में काहिरा। तो काहिरा इसी नील नदी के तट पर है। और फिर आगे ये जब ये एक जहाँ ये जल अपना विसर्जित करती है उसी को भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी कहा जाता। तो जल गिराने के पहले अलेक्जेंड्रिया जो शहर है, जो बंदरगाह भी है और शहर भी है, तो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह से होते हुए अपना जल ये भूमध्य सागर में विसर्जित कर देती है। तो ये आपका नील नदी हुआ। और जब ये भूमध्य सागर में जल गिराती है तो ये किस प्रकार का, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चापाकार डेल्टा बनाती है। कैसा, तो चापाकार डेल्टा बनाती है। और चापाकार डेल्टा का मतलब हुआ पंखे के आकार का। पंखा आपने देखा होगा, पंखा यहाँ ये इस टाइप का होता पंखा। तो चापाकार ये डेल्टा क्या है, ये चापाकार डेल्टा बनाती है।
कौन सा डेल्टा है बनाती, तो ध्यान दीजिएगा ये चापाकार डेल्टा नील नदी बनाती है। सही। भारत में पूछा जाए तो भारत में जो गंगा नदी है वह भी सुंदरबन में गिरने के पहले कैसा, तो ये चापाकार डेल्टा बनाती है। और विश्व का सबसे बिगेस्ट सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाए तो सुंदरबन डेल्टा है, जो ब्रह्मपुत्र और जो गंगा नदी की सहायक संयुक्त धारा जब बांग्लादेश से होते हुए सुंदरबन डेल्टा में गिरती है तो उस दोनों संयुक्त धाराओं के द्वारा भारत में निर्मित किया जाता है। तो चापाकार डेल्टा के अगर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो हमने बता दिया, ये चापाकार डेल्टा को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, चापाकार डेल्टा को कुएट के नाम से जाना जाता। तो कुएट डेल्टा कौन बनाती है, तो नील नदी बनाती है और भारत में गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन ये सही है। अन्य बातें भी आपको अब क्लियर हो गई होंगी। विक्टोरिया झील हमने कहा ये आपका तंजानिया है, एक केन्या है, ये युगांडा है। युगांडा के बाद ये आपका कांगो देश है। यहाँ दो और देश हैं, एक को कहा जाता ऊपर वाले को जो ऊपर देश बनाए हैं इसको रवांडा बोलते, नीचे वाले को बुरुंडी कहते। तो इससे होकर के जो सहायक नदियाँ होती हैं इस व्हाइट नील में मिलती हैं। और यहाँ आपका दक्षिण सूडान के बाद यहाँ फिर सूडान, उसके बाद मिस्र, इधर आपका इथोपिया से कौन जा रहा नदी, तो इसे ब्लू नील नदी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नील नदी कहाँ कहाँ से जल प्राप्त करती है और जहाँ जहाँ से जल प्राप्त करती उसी को नदी का बेसिन कहा जाता है। तो देश में आप क्या कहोगे, कांगो, रवांडा, बुरुंडी, केन्या, तंजानिया, केन्या, और उसके बाद आपका ये युगांडा, फिर दक्षिणी सूडान, उसके बाद सूडान के बाद फिर आपका मिस्र और आपका इधर वाला जो देश हमने कहा इसी को इथोपिया के नाम से जाना जाता है। इतने देशों से ये जल प्राप्त करती है। अब इस पे कुछ प्रमुख अगर सिटी की बात करें तो यहाँ पर आपका देखिए केन्या, यहाँ आपका कौन ये हो गया, ध्यान से समझिएगा, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका तंजानिया हो गया, ये केन्या हो गया और ये वाला देश आपका युगांडा। और युगांडा में इसी नदी पर एक आपका शहर है, उसी को क्या बोलते हैं, जिंजा। युगांडा में कौन है, जिंजा। तो एग्जाम में पूछा जाए जिंजा किस नदी के किनारे है, तो व्हाइट नील हो जाएगा, व्हाइट नील के किनारे जिंजा है। और जिंजा के बाद आगे दक्षिण सूडान की राजधानी, यहाँ जो देश बनाए दक्षिण सूडान है, इसकी राजधानी जुबा। तो जुबा भी इसी नदी के तट पर है। और उसके बाद हमने कहा खार्तूम जो आपका सूडान की राजधानी है, जिसे उत्तरी सूडान या केवल सूडान के नाम से जाना जाता, जहाँ पर यानी ब्लू नील व व्हाइट नील मिलती है। तो वो सिटी इस पे है ही। आगे चलकर जो कायरो है मिस्र की राजधानी, जिसे काहिरा कहा जाता, वो भी स्थित है। और लास्ट में हमने कहा अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह इसी नदी के तट पर है। और ये नदी नील नदी कहाँ, अफ्रीका की नहीं, पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी बताइए तो आप क्या बताओगे, तो आपका आंसर आना चाहिए कौन सी है, नील नदी। लेकिन बिगेस्ट पूछे तो बिगेस्ट नदी अमेजन है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की आप देखोगे अमेजन नदी बिगेस्ट है। लेकिन आपकी लॉन्गेस्ट नदी, लंबी नदी पूछी जाए तो लंबी नदी लंबाई में आपकी नील नदी है, ये ध्यान रखिएगा ये। और ये कितने, ये 9 देशों से होकर के क्या है, यानी इसका जल प्राप्त करती है। कितने, 9 देशों से होकर ये प्रवाहित होती है। और विश्व में सर्वाधिक हमने पिछले वाले वीडियो में बताए 10 देशों से कौन सी नदी बहती है, डेन्यूब को भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इतनी बातें आपको इससे पता होना चाहिए नील नदी से। अब आइए यहाँ नदियों की बात आई है तो अन्य प्रकार के डेल्टा की बात कर लेते हैं। दूसरा आपका पंजाकार डेल्टा है। तो यही आपका गलत सुमेलित है, क्योंकि ओल्गा नदी है वो पंजाकार डेल्टा नहीं बनाते। और पंजाकार डेल्टा की बात करें तो इंग्लिश में इसी को पंजा मतलब हुआ पक्षी का जो पंजा पंख होता है उसके जैसी जो संरचना
बनाती है नदी, उसी को पंजाकार डेल्टा कहा जाता। इसी को इंग्लिश में बर्ड्स फूट डेल्टा के नाम से जाना जाता है। जो पक्षी होती है उसके यानी उसके पंजे के रूप में, पंजे के आकार का जो डेल्टा नदी बनाती है उसी को पंजाकार डेल्टा कहा जाता। और इसके लिए कौन, अमेरिका से आपकी इटास्का झील से निकलती है, उस नदी का नाम है मिसिसिपी। और मिसिसिपी की जो सहायक नदी है वो आपकी कौन है, मिसौरी। और इन दो नदियों के संगम पर, जहाँ दो नदियाँ आके जल आपका गिराती हैं, इनके मुहाने पर न्यू ओरलियांस, अमेरिका का न्यू ओरलियांस भी शहर स्थित है। तो न्यू ओरलियांस पूछा जाए तो न्यू ओरलियांस इसी मिसिसिपी मिसौरी पे है। और यह नदी जो मिसिसिपी मिसौरी है, मिसिसिपी एक कैसा पंजाकार डेल्टा बनाती है। तो आंसर आपको प्राप्त हो गया होगा, यानी कि जो पंजाकार डेल्टा ओल्गा नदी नहीं बनाती। अब बात आई ओल्गा, तो ओल्गा कहाँ से, रूस की यूरोप महाद्वीप की बहने वाली ओल्गा नदी सबसे लंबी नदी है। और इसके बाद फिर आपका किसका, डेन्यूब नदी का नंबर आता है। जो मॉस्को शहर रूस का है वो ओल्गा नदी के तट पर है। और ये अपना जल जिस सागर में गिराती है उसी को कैस्पियन सागर के नाम से जाना जाता है। इस बार IAS के क्वेश्चन में सुमेलित के साथ कई दो और नदियां और उनके मुहाने को दिया गया था जहां जल गिराती हैं, तो ये पूछा गया था। तो यहाँ पर हमने ओल्गा को भी समझ लिया। तो यहाँ पर पंजाकार डेल्टा यही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये आपका पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी मिसौरी बनाती है। अगला ज्वारनदमुख डेल्टा का मतलब हुआ जब नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। जैसे आपका भारत में जाओगे तो अजंता है, अजंता के बाद सतपुरा, उसके बाद आपका अजंता सतपुरा। तो इन रेंजों के बीच आपकी जो नदियाँ बहती हैं, ऊपर आपका पर्वत है और इसके बाद नीचे दो पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी जो नदी बहती है, वो आसपास की जो चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, तो बहुत ज़्यादा काट छांट ये नदियाँ अपने अगल बगल नहीं कर पाती, जिससे कि बहुत ज़्यादा अवसाद या मलबा इनके पास नहीं होता, जिससे डेल्टा बनता तो है लेकिन एस्चुरी जैसा बनता है। जो छोटा मोटा डेल्टा बन जाता है उसी को किस नाम से जाना जाता, उसी को एस्चुरी के नाम से जाना जाता है। तो भारत में आप देखोगे तो भारत में जो नर्मदा नदी है, उसके बाद आपका ये दूसरी तापी नदी है, विंध्यन सतपुरा अजंता। तो ये विंध्यन और आपका सतपुरा के बीच जो नदी बहती है उसी को नर्मदा कहा जाता, और आपका सतपुरा व अजंता के बीच जो नदी बहती है उसी को क्या कहा जाता, उसी को तापी नदी के नाम से जाना जाता। दोनों नदी भ्रंश घाटी से बहती हैं और ये ध्यान रखिएगा, ये क्या निर्मित करती, एस्चुरी बनाती हैं। तो भारत में नर्मदा व तापी तथा विश्व में अगर इसकी बात करें जो एस्चुरी बनाती हैं तो फ्रांस की सीन नदी ध्यान दीजिएगा, पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। तो फ्रांस में जाओगे तो फ्रांस की सीन नदी एस्चुरी निर्मित करती है। फ्रांस की सीन नदी क्या बनाती, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ज्वार नदमुख तापी, ये बिल्कुल बात सही है। अगला आपका अग्रवर्धी डेल्टा दिया हुआ, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। अग्रवर्धी डेल्टा को ही कसपेट डेल्टा के नाम से जाना जाता। तो जब तलछट का जमाव मजबूत तरंगों के साथ एक सीधी रेखा में होता है, जब तलछट का मतलब नदी अगल बगल जो काट छांट और मलबा लाई है उसका मजबूत तरंगों के साथ एक सीधी रेखा में जमाव हो जाए, बिल्कुल सीधी रेखा में, मान लो नदी बह रही तो ये बिल्कुल सीधी रेखा में मलबा का जमाव कर दे, तो इससे आपका जो डेल्टा निर्मित होता है उसी को अग्रवर्धी डेल्टा के नाम से, अग्रवर्धी डेल्टा या इसी को कसपेट डेल्टा के नाम से जाना जाता। और कसपेट डेल्टा इटली का जो टाइवन नदी है जिसके तट पे रोम सिटी स्थित है, रोम सिटी इसी टाइवन नदी के किनारे स्थित है। टाइवन नदी कसपेट डेल्टा या अग्रवर्धी डेल्टा बनाती है, अग्रवर्धी डेल्टा बनाती है। तो हमने कौन कौन से चापाकार डेल्टा डिस्कस कर लिया, पंजाकार डेल्टा, कसपेट डेल्टा डिस्कस कर लिए, एस्चुरिन डेल्टा डिस्कस कर लिए, उसके बाद आपका
अगला जो डेल्टा का प्रकार है उसी को लकुस्ट्राइन डेल्टा के नाम से जाना जाता। अगला जो प्रकार है लोकसट्राइन, लोकसट्राइन डेल्टा के नाम से जाना जाता। लोकसट्राइन, लोकसट्राइन का मतलब हुआ जब नदी का निर्गमन झील में होता है। किसमें? निर्गमन, नदी का निर्गमन किसमें हो? झील में हो, तो उससे जो डेल्टा निर्मित होता है उसी को लोकसट्राइन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और इसका एग्जाम्पल है आयरलैंड। यहाँ ब्रिटेन के बगल एक देश है ये, इसी को क्या कहा जाता? आयरलैंड में आप देखोगे एक उत्तरी आयरलैंड है, एक केवल आयरलैंड है। तो ये ब्रिटेन के बगल है, इसको उत्तरी आयरलैंड कहा जाता। और एक देश है आपका आयरलैंड। तो आयरलैंड में जो एक नदी है उसी को लफलीन नदी के नाम से जाना जाता। तो आयरलैंड की लफलीन नदी द्वारा जो डेल्टा निर्मित होता है उसी को लोकसट्राइन डेल्टा के नाम से, किस नाम से? तो लफलीन नदी के द्वारा जो डेल्टा निर्मित होता है उसी को लोकसट्राइन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगला बात करें तो अगला प्रत्यक्ष डेल्टा या इसी को अबेडंड या इसी को परित्यक्त डेल्टा के नाम से जाना जाता। समझ लो, मान लो कोई नदी ये आपका बह के यहाँ डेल्टा बनाती थी, लेकिन इसने अपनी दिशा परिवर्तित कर ली, यहाँ पर अब डेल्टा बना रही। तो जो ये पहले वाला डेल्टा निर्मित हुआ था इसी को क्या कहा जाता है? इसी को अबेडंड डेल्टा या परित्यक्त डेल्टा के नाम से जाना जाता है। जैसे चीन की येलो नदी और भारत की हुगली नदी भी भ्रंश घाटी से होके बहती है। क्वेश्चन आ चुका है। तो भारत की हुगली और चीन की येलो नदी अबेडंड या प्रत्यक्ष डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये आपका क्वेश्चन अब आंसर मिल गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पंजा का डेल्टा ओल्गा नदी निर्मित नहीं करती है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। तो यहाँ पर जो पीरियाडिक टेबल है जिसे आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता, इसका ज्ञान आपको होना जरूरी है। तो यहाँ आज हम एक परिचय करवा देंगे, फिर पीरियाडिक टेबल का अन्य किसी क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ आपको बता देंगे पीरियाडिक टेबल में आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते, क्या क्या इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट हैं उसको हम समझ लेते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये किस पे आधारित है? ये ध्यान रखिएगा, ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पे। इसके पहले जो आवर्त सारणी मेंडलीफ ने प्रस्तुत की थी वो किस पे? परमाणु भार पे आधारित थी, परमाणु भार पे। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले के द्वारा प्रस्तुत किया गया जो परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ हम बात करें तो इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में समझिएगा तो दो चीज़ें होती हैं। एक ये जो रेखाएं खींची गई हैं इनको क्या बोलते हैं? यानी ये आपका पट वाली, इन्हीं को आवर्त के नाम से जाना जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7। लेकिन लंबवत जो ये रेखाएं खींची जाएं आवर्त सारणी में इसी को क्या कहा जाता है? इन्हीं को वर्ग या ग्रुप के नाम से जाना जाता। और ग्रुप की संख्या कितनी है? 18 है। तो दो चीज़ें आपने समझ लिया। तो हम क्या करते हैं समझिएगा, 18 क्या है? वर्ग हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। और आपका क्या है? कितने ग्रुप हैं? तो 18 यानी क्या है? 18 ग्रुप हैं और 7 आवर्त हैं। 7 आवर्त, पट वाले 7 हैं तो 7 हैं। तो ध्यान रखिएगा 7 को हम पहले बना लेते हैं। एक देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 खाने हमने बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7। इन्हीं को किस नाम से जाना जाता? इन्हीं को आवर्त के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को आवर्त के नाम से जाना जाता है। अब आगे आवर्त सारणी आपको बनाना यहाँ सिखा रहे हैं। अब आइए अगला 4 नंबर से शुरू करिए। यानी आपका देखिए पहले वाले में हाइड्रोजन है तो ये 2 खाने छोड़ दीजिए। यहाँ आपका 4 से शुरू करिए।
कितने नंबर से? जो 4 नंबर वाला खाना है यहाँ से आपका शुरू करिए और इसमें कितने ये खींच दीजिए, ये तो ये आपका लंबवत वाला जो है वर्ग है, वर्ग नंबर 1 हो गया। इसके बाद यहाँ आइए तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11, ये 12 तक आपको ये 12 हो गए। तो आपका कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 12 के बाद फिर आगे खींचिए, 12 के बाद 6 और खींचना है। तो 12 के बाद ये 13 14 15 16 17 और ये एक लास्ट वाला ये आपका हो जाएगा 18। इसको मिला दीजिए, अब ये लास्ट तक मिला दीजिए। ठीक, अब इसको भी खींच दीजिए और लास्ट वाले का ये खाना आगे निकाल देना है, लास्ट वाला जो है। तो आपका कितना हो गया 13, आगे केवल लिख दे रहे हैं 14 15 16 17 18। तो जो ये 18 हमने खींचा है इन्हीं को क्या कहा जाता? इन्हीं को वर्ग के नाम से जाना जाता। 18 हो गए वर्ग। कितने भैया वर्ग हो गए? तो ध्यान रखिएगा 18 वर्ग होते। आवर्त कितने होते हैं? 7 इधर वाले। अब इनके एलिमेंट आपको पता होने चाहिए, ध्यान से समझिए। 2-3 चीज़ें समझ लीजिए। यहाँ जो पहला ये वर्ग है यहाँ पर हाइड्रोजन है और इधर आपका लास्ट वाला जो खाना ऊपर लास्ट वाला निकला बताए हैं इसी को हीलियम के नाम से। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 हैं। एक हाइड्रोजन है और दूसरा कौन है? हीलियम है। पहला क्या है? यानी हाइड्रोजन है और दूसरा आपका हीलियम है। फिर दूसरे और तीसरे आवर्त में जाओगे तो 1 2 और इधर 6 मिलेंगे। तो 6 और ये आपका ध्यान से समझिएगा, इसमें आपके कितने मिल जाएंगे? तो अगले वाले में आप देखोगे तो कितने, यानी कि 8 तत्व आपको दिखाई देंगे। कितने दिखाई देंगे? 8 एलिमेंट आपको दिखाई देंगे। कितने? 8। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान से समझिएगा। ठीक, उसके बाद आइए अगला वाला देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि 2 वाला ये यहाँ से है, यहाँ से शुरू होगा 2 वाला। ठीक, 2 वाला यहाँ से शुरू होगा तो 8 आपके क्या हो जाएंगे? एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये आवर्त सारणी बन के तैयार हो गई। तो यहाँ पर समझिएगा, पहले वाले में केवल आपके 2 हैं, हाइड्रोजन है और इधर लास्ट वाले हीलियम है। और उसके बाद दूसरे और तीसरे आवर्त में जाओगे तो यहाँ 1 2 और इधर 6 इधर हैं। ऐसे तीसरे वाले में 1 2 6 इधर हैं। तो 8 तत्व दूसरे व तीसरे आवर्त में हैं। चौथे और पाँचवें में जाओगे तो आपका ये 12 और इधर आपका इधर से आप देखोगे तो कितने मिल जाएंगे? 12 और 6 इधर 18। तो 18 इसमें मिल जाएंगे और 6 और 7 आवर्त में जाओगे तो आपके कितने मिल जाएंगे? तो ये 32 एलिमेंट अब वर्तमान समय में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो 118 टोटल तत्व हैं तो 32 आपके मिल जाएंगे। और चीज़ समझ लीजिए, जो आपका हमने ध्यान से समझिए, ये वाला हाइड्रोजन और ये पहला और दूसरा वाला, इसी को यस ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। यस। और इधर वाला जो इधर बनाए हैं इसको पी, स्पेस कम है, आगे देखिए, इसको पी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता। जो बीच वाला ये है इसको डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। और डी के बाद आगे समझिएगा, यानी जो आपका जहाँ यहाँ समझिएगा, यहाँ आपका डी के बाद यहाँ 57 एक्टिनाइड, यानी ये पॉइंट यहाँ बनाइए, ये नंबर पे 2 खाने हटा करके 2 खाने हटा दीजिए। ये तीसरे वाले खाने में यहाँ समझिए, इसी को क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड्स। इसको यले। और इसके बाद यहाँ पर आओगे तो इसको आपका क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड्स, यानी एसी एक्टिनाइड्स। तो ये 57 इसका क्रमांक है 57 और इसका है आपका, ध्यान से समझिएगा, 57 के बाद आपका यानी इसका जो क्रमांक आएगा वो कितना नंबर आएगा? यानी एक्टिनाइड्स आपका ये ध्यान रखिएगा 89। तो यहाँ से आपके 14 खाने अलग से नीचे बना होता, उसी को लैंथेनाइड्स व एक्टिनाइड्स एलिमेंट के नाम से जाना जाता। इन्हीं को आंतरिक संक्रमण
के तत्व के नाम से जाना जाता। और ये आपके कितने खाने 14 एलिमेंट होते, 14 को लैंथेनाइड्स और अगले जो 14 हैं उसको एक्टिनाइड्स के नाम से जाना जाता। और इन्हीं को आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता, या इसी को दुर्लभ पृथ्वी धातु के नाम से रेयर अर्थ एलिमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इसमें आपको ध्यान ये पता होना चाहिए कौन से आपके किस इसमें हैं, तो आपका ध्यान समझिए। पहला वाला अगर भरो तो आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला इसमें आपको पता होने चाहिए। तो इसका यानी हलीना करब सफ़र, तो हालीना करब उसके बाद सफ़र, इसको अलग से हम लिख दे रहे हैं, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो पहले वाले हम हलीना करब सफ़र, उसके बाद आपका सेकंड वाले में कौन, बेटा मांगे काला सट बाप राजी। तो इसकी शर्ट ट्रिक आप याद किए होंगे, हलीना करब सफ़र इसमें आपका हो जाएगा बेटा मांगे काला सट बाप राजी, बेटा मांगे काला सट बाप राजी, ये दूसरे में आ जाएगा। फिर यहाँ आइए, इधर वाला जो शुरू किए थे इधर वाला ध्यान रखिए। अभी ये डी ब्लॉक पे नहीं जा रहे हैं, यस ब्लॉक वाले एलिमेंट कौन है, तो उसकी शर्ट ट्रिक है यानी हलीना करब सफ़र, बेटा मांगे काला सट बाप राजी। तो इस सेकंड वाला हो गया, यस ब्लॉक भर गए। अब इसमें यस के बाद पी ब्लॉक में आइए, तो पी ब्लॉक में हमने कहा 6 हैं, तो 6 में आपका कौन कौन आपका हो जाएगा, तो इसमें आइए। तो यहाँ आपका जो पी ब्लॉक का पहला है तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, बाल गए इंडिया थाईलैंड। तो अभी बात को लिख के बताते, बाल गए इंडिया थाईलैंड इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला वाला जो है उसमें यानी कार्बन से शुरू होता, तो कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुने प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु। उसके बाद अगला वाला जो हो जाएगा उसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार। अगला लास्ट वाला हो जाएगा, ये लास्ट का यानी ओ से जो शुरू होता है ऑक्सीजन से, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। और उसके बाद आपका हो जाएगा अगला वाला फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। और सबसे लास्ट वाला हो जाएगा हिनी अरकर 0 पर रन आउट, हिनी अरकर 0 पर रन आउट। तो आपके सारे के सारे ये भर जाएंगे। तो आपका अब इन्हीं को लिख के बता देते, तो आप लोग आगे भर लीजिएगा। तो पहला हमने कहा हलीना करब सफ़र, हलीना करब सफ़र, तो इसको लिखते जाइए। हा से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, यन से आपका सोडियम, करब से हो गया आपका पोटेशियम, और रुबिडियम आरबी से हलीना करब, सी एस सफर, हलीना करब यानी सफ़र यानी यस ई और उसके बाद एफ आर। तो कौन हो गया, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, उसके बाद सिल्यूरियम और उसके बाद फ्रांसियम। तो ये आपके ये एलिमेंट आपके हो जाएंगे हलीना करब सफ़र। ये पहले वाले, इसको भर लीजिएगा, इसको 2-3 बार दोहराओगे बिल्कुल। और दूसरा ट्रिक हमने क्या बताया था, बेटा मांगे काला सैट बाप राजी, इसको भरिए। बेटा यानी बी, बेरिलियम बेटा बीई, बेटा से बीई, मांगे से एमजी मांगे, और कौन काला से सीए काला, और उसके बाद सैड से यस आर सैड, और बा से बेरिलियम बाप यानी बेरिलियम, और राजी से आरे। तो ये कौन हो गए, बीए एमजी सीए एस आर बीए आरे, ये हो गया। उसके बाद अगला हमने ये आपके 2 भर गए, अब लास्ट में अभी भर के बताएंगे, ठीक। उसके बाद आइए बाल गए इंडिया थाईलैंड, अगला जो लिखे थे बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी यानी बेरिलियम हो जाएगा, यानी बेरियम, वो बेरियम हो चुका, तो आपका क्या हो जाएगा बेरियम, और ये एल एलुमिनियम। तो बाल गए, तो गए से GA, और उसके बाद गए इंडिया इंडिया, तो IN हो जाएगा, और थाईलैंड से TL थाईलैंड हो गया TL। तो ये इतने आपके हो गए। अगला पी ब्लॉक चालू हो गया। अगला वाला हमने क्या कहा, कहे शिव जी सुनो प्रभु। अब इसको भर लीजिए, कहे, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, कहे से आपका कार्बन हो जाएगा,
का कहे, शिव जी से SI हो जाएगा, शिव जी, जी से आपका GE हो जाएगा, और उसके बाद सुनो YN हो जाएगा, उसके बाद प्रभु का PB हो जाएगा, काम खत्म। उसके बाद अगला क्या है, नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार। अब लिखिए नाना, नाना पापा असलम सब बीमार, काम खत्म। अगला ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो ओल्ड ओ हो गया, ओल्ड स्टाइल से यस हो गया, और से यसी हो गया, से टीपो TEPO, टीपो, ये भी खत्म। अगला फूफा कल, फूफा कल, फूफा कल ब्रेड इमली, ब्रेड इमली आटा लाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, ब्रेड से तो फ्लोरीन क्लोरीन, और आपका ब्रोमीन, और इमली से हो जाएगा आयोडीन, और स्टेटाइन 80 हो गया, और उसके बाद लाए से कुछ नहीं है, तो ये आपका हो गया अगला वर्ग। उसके बाद सबसे लास्ट वाला अक्री गैस जिसे कहा जाता, हमने उसका क्या बताया, हिनी अर्कर, हिनी अर्कर जीरो पर रन आउट, जीरो पर रन आउट, ये देखिए। तो आपका हिनी से आपका हीलियम, नी से आपका नी यानी आपका हीलियम नियान, उसके बाद आर्गन, और ये आपका क्रिप्टान, उसके बाद जीरो से आपका यक्सी हो जाएगा, और उसके बाद आपका रन से आपका आर्यन हो जाएगा। तो ये आपके सारे के सारे आपके हो गए। अब आप भरना शुरू करोगे तो देखो बना दे रहे हैं फिर से, तो हमने जो समझिएगा इसमें 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, तो भर दीजिए। हमने कहा था पहला हलीना करब सफ़र, हा ली ना का, हलीना का रब सफ़र, सी यानी SE और FR। अब इसमें हमने कहा 2 खाने छोड़ देना है, तो आगे ये वाला खींचे थे, ठीक। तो इसमें आपका एक खाना छूटेगा, सॉरी एक खाना छूटेगा। अब एक खाना के बाद आपका क्यों हाइड्रोजन हट जाएगा, तो इसको भरिए। इसमें भरोगे तो आपका क्या है, बेटा मांगे काला, बेटा मांगे काला, सैड बाप राजी, ये हो गया, इधर भर दिए। अब इधर वाले में हमने कहा था कि इसके बाद देखिए ये 2 खाने अब छूट जाएंगे यहाँ। आप आवर्त सारणी बना भी सकते हो, 1 2 3। हमने कहा था ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, और तीसरे से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद इधर वाला जो 6 आप खींचे थे, अब वही इसमें स्पेस कम है तो इसको यस ब्लॉक पूरा भर दिए हैं ये वाला, और पी ब्लॉक अलग से भरने जा रहे हैं, उसको देखिएगा। छः ये हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसको आप भर लीजिए, तो इसमें भरोगे तो आपका कौन हो जाएगा, अगला बताए थे बेटे, ये हो गया बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल BA हो गया, AL हो गया, बाल गए इंडिया, और उसके बाद नीचे एक खाना और है TH, ये आपका एक खाना और ये बना दे रहे हैं थाईलैंड, ऐसे तो TL थाईलैंड TL आ जाएगा, बाल गए इंडिया थाईलैंड। अब इसमें आप कहे शिव जी सुनो YN प्रभु PB, ऐसे आप भरते जाओगे तो जो बताएं इसको भर लेना, तो ये आपका ये पूरा भर लोगे, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। तो ये आपका सारा भर लेना। अब आइए इसमें समझिए, ये इसी को किस नाम से जाना जाता है, इसी को
पी ब्लॉक के नाम से जाना जाता। पहले वाले को हमने कहा एस ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक, और बीच में आया उसको डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता। यह ब्लॉक के तत्व जो हैं वो एक्टिनाइड और लैंथेनाइड्स होते हैं, वो हमने आपको अलग से बताया ही। आपको कम से कम ये इतने तत्व पता होने चाहिए। अब आइए, जो सबसे पहला वाला ये हेलिना कर्व सफ़र जिसमें हाइड्रोजन था, ये पहला, इसी को पहला आवर्त कहा जाता। पहला यानी प्रत्येक आवर्त का जो 1 2 3 4 5 6 अगला 7 6 7, तो ये आपका आवर्त है। इसका जो पहला तत्व होगा हेलिना कर्व सफ़र, इसी को किस नाम से जाना जाता है? इसी को ध्यान रखिएगा, यानी किस नाम से जाना जाता? इसी को क्षार धातुओं के नाम से जाना जाता है। इसी को क्षार धातु के नाम से जाना जाता। इसके बाद जो एक खाने के बाद जो अगला वाला था, ये वाला एक खाने के बाद जो अगला वाला था जिसमें बेटा मांगे काला सट बाप राजी, तो इसमें आपका जो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये आपके क्या कहलाते? इसको क्षारीय पार्थिव धातु के नाम से जाना जाता है। क्षारीय पार्थिव धातु के नाम से जाना जाता। और जो बीच वाली बची ये भारी धातु आपका, जिसमें अभी आपका डी ब्लॉक वाले आपको नहीं बताए, यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? इन्हीं को डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता, या इसी को आप भारी धातु के नाम से जानते हैं। इन्हीं को भारी धातु के नाम से जाना जाता 12 से। उसके बाद यानी जो वर्ग है 13 14 15 16 17 18, इन्हीं को यानी किस नाम से जाना जाता है? इन्हीं को पी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। पी ब्लॉक के नाम से इनको जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इनमें से अधातुओं की बात करें तो अधातुओं की जो ये आपका पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक में अधातुएं व उपधातुएं दोनों आती हैं। पी ब्लॉक में अधातुएं व उपधातुएं दोनों आती हैं। तो अधातुओं में आप ध्यान रखिएगा कौन कौन है? CNO, और उसके बाद PS, और इसके बाद SE। ये जो हमने लिखा, इन्हीं को क्या कहा जाता? अधातु कहा जाता है। अधातु CNO PS से, CNO पास से, CNO पास से 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। CNO पास से तो C कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद आपका PS, और उसके बाद SE। इन्हीं को किस नाम से? अधातु के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आइए उपधातु। उपधातु में BSC, तो आपका BSC यानी BSC बसी, उसके बाद JE, उसके बाद AS, उसके बाद आपका सब और SB, और उसके बाद TE, और उसके बाद PO। तो यानी आपका क्या हो जाएगा? BSI, GE, AS, SB, TE और PO। इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको उपधातु के नाम से जाना जाता है। अन्य जो विशेषताएं हैं किसी अन्य वीडियो में आपको बताई जाएंगी, क्योंकि और डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। अब क्लियर हो गया होगा। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, तो पहला ऑप्शन ही सही, एक क्षार धातु होता है, तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला, कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है? तो 12 पंचवर्षीय योजना भारत में नीति आयोग आने के पहले योजना आयोग था, और योजना आयोग जब ये बना 1950 से, तभी से 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12 पंचवर्षीय योजना भारत में लागू हुई हैं। तो कोई हर एक पंचवर्षीय योजना किसी न किसी मॉडल पे आधारित रही है। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसमें प्रारंभिक वस्तुओं पर ध्यान रखा गया, प्राइमरी सेक्टर पर ध्यान रखा गया, तो किस पे थी? वो आपकी हेराल्ड-डोमर मॉडल पे थी। हेराल्ड-डोमर मॉडल पे आधारित थी। ये पहली ध्यान रखिएगा। कब से कब है? 1951 से लेकर के 56 के बीच है। ये हेराल्ड-डोमर मॉडल पे थी। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है 1956 से लेकर के 1961, इसमें
रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीव्र औद्योगिकरण पर प्रमुख रूप से बल दिया गया। और ये पीसी महालनोबिस एक व्यक्ति थे भारत के सांख्यिकीविद, उन्हीं के नाम पर इसे महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 1961 से 66 थी। इसी को जॉन सैंडी या सुखवर्ती मॉडल के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना जान लेते हैं। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसी को एलन एस मन्ने तथा अशोक रुद्र मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो अगला कौन हो जाएगा? चौथी पूछा जाए तो एलन एस मन्ने व अशोक रुद्र मॉडल के नाम से जाना जाता। और इसके बाद जो 8वीं पंचवर्षीय 1 से लेकर 4 तक, ये ध्यान रखिएगा, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसी को किस नाम से जाना जाता? उसी को जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल के नाम से जाना जाता। आप कहेंगे बाकी सब, तो बाकी सब में मॉडल आप लगा दीजिएगा योजना आयोग मॉडल। बाकी सब योजना आयोग के मॉडल पे आधारित थी, तो इतनी आपको पता होनी चाहिए। पहली हमने कहा हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल, तीसरी सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, चौथी एलन एस मन्ने व अशोक रुद्रा मॉडल, और 8वीं जो थी वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल के नाम से जानी गई। और बाकी सब में योजना आयोग मॉडल लागू हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से जो पहली पंचवर्षीय योजना है शुरुआती स्तर पे था, तो भारत ने अपना जो ग्रोथ रेट का टारगेट रखा था वो बहुत कम रखा था। ग्रोथ रेट का जो टारगेट रखा गया था 2.1%, लेकिन भारत ने जो अचीव किया था वो बहुत ऐतिहासिक था। 3.6% का ग्रोथ रेट भारत को यानी प्राप्त हुआ था। ये भी आपका ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर मिल गया होगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। अगला, एक जिला एक उत्पाद के तहत हाथरस। तो भारत में यूपी सरकार के द्वारा 24 जनवरी चूँकि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता, तो 24 जनवरी 2018 को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नामक योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र विशेष जिला 75 जिला जो यूपी के हैं, जो किसी क्षेत्र उत्पाद के लिए जाने जाते, उसको प्रमोट किया जाएगा, उसकी ब्रांडिंग होगी, उसकी ग्रेडिंग होगी, जिससे उस उत्पाद का क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंच को सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो इसमें जो हाथरस है वो वहाँ का ODP जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो क्या है? हींग है। कौन सा प्रोडक्ट आपका हाथरस का? हींग, ये आपका इसमें लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना? तो 2.1% निर्धारित किया गया था, लेकिन जो प्राप्त कितना हुआ था? तो अभी हमने कहा 3.6% भारत ने इसमें लक्ष्य प्राप्त किया था, ग्रोथ रेट प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन आ जाइए। लेम डक सेशन के नाम से किसे जाना जाता है? लेम डक सेशन, यानी डक माने होता बतख, ऐसा बतख जो क्या हो, यानी लेम का मतलब क्या हुआ? उसकी टांग टूट गई हो, लंगड़ा। तो लंगड़ा बतख का मतलब क्या हुआ? लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है उसी को किस नाम से जाना जाता? उसी को लेम डक सेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का अंतिम सत्र। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन की मूल इकाई क्या थी? तो यहाँ पर हम ऋग वैदिक काल को समझ लेते हैं। तो ऋग वैदिक काल 1500 BC से शुरू होता है और 1000 BC तक माना जाता है। 1500 BC से शुरू होता है, 1000 BC तक का काल जो है ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता। और ऋग वैदिक काल में जो आर्य थे ये सप्त सिंधु, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, वो के मैदानों में रहते थे। यानी इसी को 7 नदियों के संगम, कितनी नदियाँ थी? 7 नदियों के संगम
सात नदियाँ थी, उन्हीं के किनारे रहते थे, इसीलिए इसे सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो 7 नदियाँ कौन कौन सी थी उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी पीछे इन नदियों को हम बता चुके, तेजी से रिवीजन कर लीजिए। यस जेसी और इसके बाद इसका ऑर्डर नीचे से बताए थे, यस बी आर। तो ये सिंधु नदी है, झेलम है, चिनाब है, उसके बाद आपका आर रावी है, व्यास है, उसके बाद सतलुज है। तो इनका नाम आप ऋग्वैदिक काल में पाओगे, अलग अलग इन्हें जाना जाएगा। सिंधु को सिंधु या इंडस सिंधु कहा गया। उसके बाद झेलम को बितासा के नाम से जाना जाता था। चिनाब जो नदी है अस्किनी के नाम से कहलाती थी। जो रावी है परुष्णी के नाम से जाना गया। जो व्यास है इसी को बिपासा कहा जाता था। और जो सतलज है इसी को सतुद्री के नाम से, और गोमती को गोमल के नाम से जाना जाता था। तो इन्हीं के जो तटवर्ती क्षेत्र था आसपास का, उसी को सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ अगर ऋग्वैदिक काल में बात करें तो जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी सरकार का राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चलती थी, और इसमें राजा जो होता था उसी को ऋग्वैदिक काल में राजन के नाम से जाना जाता था। राजन के नाम से जाना जाता था। और जो सामाजिक यूनिट थी वो क्या कहलाती थी, वो जन कहलाती थी। और इसका जो डिवीज़न था राजनीतिक और सामाजिक संगठन, वो इस प्रकार था। कुल, और कुल से मिलता था ग्राम, और ग्राम से बनता था 20, और 20 से बनता था विसु, और उसके बाद लास्ट वाला जन। तो जो कुल होता था ये फैमिली, गांव जो घर फैमिली परिवार होता था उसकी इकाई होती थी। और इसका जो मुखिया होता था वो कुलपा के नाम से जाना जाता था। गांव का मुखिया ग्रामणी के नाम से जाना जाता था। विस का मुखिया विषयपति, और जन का मुखिया जनपति के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा 2 सभाएं होती थी। उन सभाओं जनजाति ट्राइबल असेंबली होती थी। यहाँ पर जो ट्राइबल असेंबली होती थी, ट्राइबल असेंबली, उसी को किस नाम से जाना जाता था, उसी को सभा व समिति के नाम से जाना जाता था। सभा व समिति दोनों में महिलाओं को भाग लेने की क्या थी, अनुमति थी। जब आप नाम महिलाओं का सुनते हो, यानी घोषा, सिकता, उसके बाद विश्वारा, तो ये इसी काल की महिलाएं थी। तो ये सभा व समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ पर बाल विवाह प्रचलन में नहीं था। नो चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह प्रचलन में नहीं था। ये आप ध्यान रखिएगा, बाल विवाह प्रचलन में नहीं था। अगर आर्थिक गतिविधियों में जाएं तो ये सब कैसे थे, चारागाही, यानी चारागाही थे जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे, और पशुओं को चराते रहते थे। इस काल में जो धार्मिक व्यवस्था थी वो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा अर्चना लोगों के द्वारा की जाती थी, जिनमें सबसे प्रमुख देवता था उसी को इंद्र। और ऋग्वेद में जाओगे सबसे ज़्यादा सूक्त जो दिए समर्पित हैं वो इंद्र 250 बार, यानी सूक्त इंद्र के लिए प्रयुक्त किए गए। इंद्र के बाद अग्नि आपका जो 200 बार है। तो इंद्र जो था उसी को थंडर, यानी इसी को थंडर बिजली के देवता के नाम से जाना जाता था। इसी को थंडर डाइटी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा पृथ्वी है, अग्नि है, वरुण है, वर्षा देवता वरुण को कहा जाता था। वायु देवता वायु देव थे। महिलाओं में जो देवियां थी उनमें उषा और आदिति का नाम मिलता है। एक चीज़ और या ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। मंदिर नहीं था और मूर्ति पूजा का भी कोई प्रचलन नहीं था। ये ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं। उसके बाद इसी के बाद आता है उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेकर के 600 BC। और इस काल में जो ये व्यवस्था में क्या होगा, सभा और समिति का प्रभाव कम हो जाएगा, महिलाओं का सामाजिक स्तर में परिवर्तन आएगा, और इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, और गोत्र नामक एक नई अवधारणा आएगी। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है इसी को यानी जन्म के आधार पर स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था क्या होगी, लागू होगी।
तो यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया होगा। किसी अन्य वीडियो में उत्तर वैदिक काल में क्या क्या था उसको आपको बताएंगे। तो यहाँ ऋग वैदिक काल में सामाजिक और राजनीतिक संगठन की मूल इकाई क्या थी, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, यानी क्या, तो इसमें कुल, और इसका मुखिया कुलपा कहलाता था, ये ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन तमिल कविता के 3 रत्नों में शामिल नहीं है। तो हमने कहा था तमिल संगम के अंतर्गत 3 सम्मेलन हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। पिछले वीडियो में हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो हुआ था, ध्यान से समझिएगा, ये मदुराई में हुआ था। दूसरा वाला कपाटपुरम में हुआ था और तीसरा वाला फिर मदुराई में हुआ था। पहले वाले की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था। दूसरे वाले को ध्यान दीजिएगा, इसको अगस्त ऋषि तथा एक आपका दूसरे में ही हम आपको बताए थे कि ग्रंथ तोल कप्पियम लिखा गया, जिसको तोल कप्पियन ने लिखा है। तो तोल कप्पियम ग्रंथ दूसरे जो आपकी कपाटपुरम में सम्मेलन हुआ था उसी में संकलित किया गया था। तो 2 लोगों ने मिलकर के सेकंड जो संगम सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि और आपका तोल कप्पियर। तोल कप्पियम को तोल कप्पियन ने लिखा है, जो तमिल व्याकरण के नाम से जाना जाता। और तीसरा जो है उसी को मदुरई, जो मदुरई में तीसरा संगम साहित्य हुआ और तीसरे संगम साहित्य के अंतर्गत बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। और इसकी अध्यक्षता पूछा जाए किसने किया था, तो एक व्यक्ति था नक्कीरर। किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता नक्कीरर के द्वारा की गई थी, ये आप ध्यान रखिएगा, नक्कीरर के द्वारा की गई थी। और इसमें हमने कहा था बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। इसमें शिलप्पादिकारम जो महाकाव्य है, शिलप्पादिकारम को आदिगल इलंगो ने लिखा है। उसके बाद मणि मेखलाई को शीतलय सत्यनारायण ने लिखा है। उसके बाद 8 कविताओं का संकलन हुआ, 8 ग्रंथों का, वो आपको क्या कहलाया, यथोत्थोक्कय कहलाया। 10 कविताओं का पत्तू पातू कहलाया। 18 का जो संकलन 18 ग्रंथों का किया गया उसी को पद या पठ नेन कील कनक्कू के नाम से जाना गया था। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो इसमें आपका त्रिरत्न भी इसमें हुए हैं। तो त्रिरत्नों में कौन थे, तो कंबन कुट्टन और पुगलेंडी। कंबन कुट्टन पुगलेंडी को संगम साहित्य में त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर पूछ रहा, यानी तमिल कविता में त्रिरत्न में शामिल कौन नहीं थे, तो तिरुवल्लुवर ये शामिल नहीं थे। कौन कौन थे, कंबन, कुट्टन, पुगलंडी ये त्रिरत्न में शामिल थे। दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, तो 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। एक आपकी पहली वाली 483 बीसी में हुई है, दूसरी वाली 383 बीसी में हुई है, अगली वाली 250 या 49 कहीं कहीं मिलेगा बीसी में हुई, अगला 1 एडी में हुई है। स्थान पूछा जाए तो RVP के पहली वाली राजगिरी या गिरिव्रज, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलबल में। अगर शासक पूछा जाए तो पहली वाले में अजातशत्रु था, दूसरे वाले में कालाशोक था, तीसरे वाले में अशोक था, चौथे वाले में कनिष्क था, ये ध्यान रखिएगा। अब पहले वाले में यानी 2 जो बौद्ध धर्म में ग्रंथ लिखे गए, विनय पिटक हुआ, सुत्त पिटक पहले वाली बौद्ध संगीति में, दूसरे वाले में ये 2 शाखाएं बट गया, स्थविर वहाँ महासंघिक, और तीसरे में अभिधम पिटक की रचना हुई, और चौथे में जो आपका स्थविर था वो हीनयान और महासंघिक था, वो महायान के रूप में जाना गया। अब यहाँ तीनों जब ये 3 ग्रंथ जो लिखे गए इन्हीं को यानी 3 पिटक के त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, जो सुत्त पिटक शिक्षाओं से संबंधित है, विनय पिटक नियम कानून से बौद्ध धर्म में संबंधित है, अभिधम पिटक बौद्ध धर्म में दर्शन से संबंधित है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा, दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, अब आप लगा सकते, पहली वाली अजातशत्रु और दूसरे वाले में कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथा कनिष्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालाशोक हो जाएगा। दूसरी बौद्ध संगीति के अंतर्गत शासक कौन था वो पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दाग एवं चेहरा प्रणाली की शुरुआत की थी। ये शुरुआत की गई थी किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो यहाँ पर आप समझिए, गुलाम वंश पीछे बता चुके हैं, तो जी के ट्रिक को सलाम, ये ध्यान रखिएगा। पहला गुलाम वंश आता, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश और लास्ट में मुगल वंश आते। और मुगल में भी कई हैं, तो बाबर, हुमायूं से लेकर करके औरंगजेब तक
पहुँचेंगे। तो जिस दिन इसका क्वेश्चन आएगा वहाँ निपटारा होगा। तो यहाँ हम खिलजी वंश को समझ लेते हैं। खिलजी वंश गुलाम वंश के बाद आया है, गुलाम वंश के बाद आया है। तो अब यहाँ समझ लीजिए, तो ये जो खिलजी वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा, तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में, 1290 AD में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक होता है। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद अगला ये आपका 6 सालों तक शासन करता है। तो 1290 से लेकर के 1296 जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो मलिक छज्जू एक व्यक्ति था जिसका नाम है मलिक छज्जू। मलिक छज्जू ने करा, KAR करा में क्या किया था, मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था। उस विद्रोह को दबाने का काम किसके द्वारा किया गया, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। और फिर करा में ही अलाउद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन अगला कौन है, अलाउद्दीन खिलजी को गवर्नर बना के भेजता है जलालुद्दीन खिलजी गवर्नर किसको बनाता है, अलाउद्दीन खिलजी। और ये अलाउद्दीन खिलजी होगा जो 1296 से लेकर के 1316 तक क्या शासक बनेगा। खिलजी वंश का अगला शासक कौन बनेगा, तो ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। और पहला प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण भारत में, अब उत्तर भारत में तो अभियान किया ही, कई भूभागों को अपने साम्राज्य में मिलाया ही, लेकिन दक्षिण भारत में मलिक कफूर को भेजा था। और जब मलिक कफूर दक्षिण भारत में गया तो एक नहीं 3 प्रतापी शासकों को हराया था। एक वारंगल था, तेलंगाना वाला जो आज का क्षेत्र है, इसको वारंगल के नाम से जाना जाता था। यहाँ का उस समय शासक प्रताप रुद्र सेकंड हुआ करता था। इसको पराजित किया। इसके बाद यहाँ यादव वंश का था, इसी के बगल यादव वंश, यानी यादव वंश में ये देवगिरी राजधानी हुआ करती थी। यहाँ का यादव में याद रखिएगा रामचंद्र था, यहाँ का रामचंद्र को पराजित किया था, रामचंद्र देव को पराजित किया था मलिक कफूर ने। और होयसल इधर वाला होयसल वंश था, तो होयसल वंश के अंतर्गत जो शासक था उसका नाम था बीर बल्लाल थर्ड। तो इसने बीर बल्लाल थर्ड को भी पराजित किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, जो होयसल वंश का था बीर बल्लाल थर्ड। और बीर बल्लाल हमने विजयनगर साम्राज्य में भी आपको बताए थे, जो आपका हरिहर एवं बुक्का थे और बीर बल्लाल थर्ड के दरबार में रहते थे। और बाद में फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना एज ए स्वतंत्र राज्य के रूप में किए थे। तो पीछे का भी आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही, यानी जो मार्केटिंग बाजार होता है उसमें नियंत्रण स्थापित करने के लिए शाहनाए मंडी की स्थापना की गई थी। पूछा जाए शाहनाए मंडी, और शाहनाए मंडी की स्थापना किया था। और इसमें कंट्रोल रखने के लिए दीवाने रियासत नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इसके अलावा अलाई दरवाजा, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने निर्मित करवाया था। इसके बाद 1316 से 1320 ईस्वी में केवल कमज़ोर शासक होते हैं खिलजी वंश में, जिसका नाम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह होता है। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये केवल नाम मात्र का कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से लेकर के 20 केवल नाम मात्र का खिलजी वंश का शासक होता है। उसके बाद नसीरुद्दीन खुसरो शाह, इसके बाद नसीरुद्दीन खुसरो शाह 1320 में कमज़ोर शासक होता। और इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर गाजी मलिक, किसके द्वारा, तो अगला नाम जो है वो गाजी मलिक के द्वारा कब, 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना, जो आगे गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाएगा। तो 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जिनका नाम गाजी मलिक था, वो क्या करेगा, तुगलक वंश की नींव डालेगा। इस प्रकार भारत में खिलजी वंश का पतन होगा और आपका तुगलक वंश की क्या होगी, शुरुआत होगी। तुगलक वंश किसी अन्य वीडियो में हम देखेंगे, इसमें केवल यहाँ तक।
अब आपका क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। दाग एवं चेहरा प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो इसको शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला ये प्रसिद्ध इसी को चक्रवर्ती सीआर फार्मूला चक्रवर्ती इसी को किस नाम से जाना जाता है? यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला। सीआर का मतलब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला। पीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा था, 1944 में आया था। इसी को कब आया था? 1944 में। सीआर फार्मूला के नाम से जाना जाता, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदियाँ यानी एक आपका इधर वाली क्या कहलाती है? यानी बाईं तरफ की सहायक नदियाँ, इधर वाली दक्षिण। तो इधर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, उसके बाद महानंदा। ये आपकी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और उसके बाद महानंदा, ये इसकी बाईं तरफ की सहायक नदियाँ हैं। इधर से कोसी, सोन, पुनपुन, ये आपकी दाहिने साइड की सहायक नदियाँ हैं। अब क्वेश्चन से आंसर मिल गया होगा, इसकी तीस्ता सहायक नदी नहीं है, बाकी है ही है जो दिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा जो कोणार्क में सूर्य मंदिर है, कोणार्क का उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर को ही किस नाम से जाना जाता है? यानी कि ब्लैक पैगोडा। और इसकी स्थापना गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कब? तो 1250 ईस्वी के आसपास इसको निर्मित करवाया था। और यही 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया जाएगा। तो इसका आंसर मिल गया होगा ब्लैक पैगोडा। उड़ीसा में जो कोणार्क है मंदिर, वो आपका ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवाओं का निर्वहन कर सकता है? तो राज्यसभा आर्टिकल 312 में लिखा गया कि अगर राज्यसभा का स्पेशल पावर है, राज्यसभा के द्वारा उपस्थित एवं मतदान का 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन, जैसे अभी 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। एक आपका आईएएस है, एक आईपीएस है, 1966 में ये बनी है। उसको क्या कहा जाता? आईएफओएस के नाम से जाना जाता। मान लो कोई अगली अखिल शिक्षा सेवा या अखिल न्यायिक सेवा बनाना है तो ये 312 का प्रयोग करके राज्यसभा के द्वारा ऐसा प्रस्ताव पर करके संसद के द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? केवल राज्यसभा, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में सही है। सूखा प्रबंधन क्षेत्र 1973-74 ये भी सही है। अगला, नेहरू रोजगार योजना ये 1989 ये भी सही है। भारत निर्माण कार्यक्रम ये 2006 नहीं बल्कि 2005 में शुरू किया गया था। इसमें क्या क्या टारगेट किया गया था वो हम समझ लेते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। होयर आईटी, यानी आईटी चौराहा कहाँ? जैसे लखनऊ में जो रहते होंगे आईटी चौराहा, तो होयर आईटी। तो आईटी मतलब इनकम टैक्स, किसी से भी कोरिलेट कर सकते हो, तो होयर आईटी। तो यहाँ फिर से लिखते होयर और उसके बाद आईटी। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई। और एच से आपका हाउसिंग हो जाएगा, आवास। ई से आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण हो जाएगा। और आर से आपका क्या हो जाएगा? तो आर से रोड्स हो जाएगा, और आपका उसके बाद आई से इरिगेशन, सिंचाई हो जाएगा। और अगला जो टी है उसका टेली कम्युनिकेशन, संचार, दूर संचार हो जाएगा। तो ये 6 एलिमेंट को विकसित करने के लिए 2005 में भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये 2005 और इसका जो टारगेट था वो हमने आपको बता दिया। अगला, एसी को डीसी में जो बदलता है, यानी एसी मतलब वो अल्टरनेटिव करंट को जो डायरेक्ट करंट में बदलता है उसी को रेक्टिफायर कहा जाता है। उल्टा पूछे कि डीसी को एसी में कौन? तो इन्वर्टर। जो इन्वर्टर आप लगाते हो, इन्वर्टर का काम ही है डीसी को इस एसी में परिवर्तित करना, जो घरों में आप यूज करते हो।
अगला, निम्नलिखित में से कौन गोबर गैस का घटक नहीं है? तो मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन भी है, अमोनिया, इसी को CH4 कहा जाता है। ये आपका गोबर गैस का एलिमेंट प्रमुख रूप से नहीं है। अगला, पादप कौन निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधे में कोश का विभाजन में मदद करता? कल ही अभी इसको डिस्कस किए हैं। तो आपका AGC आपको बताए थे। ये आपका किस रूम में? तो ग्रोथ प्रमोटर के नाम से जाने जाते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन और आपका साइटोकाइनिन। तो कल ही बताए थे साइटोकाइनिन कोश का विभाजन, आपको साइटोलॉजी समझ सकते हो, यानी साइटोकाइनिन कोश का विभाजन में मदद जो करता है उसी को क्या कहा जाता है? साइटोकाइनिन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन हो जाएगा। एक हमने कहा था एब्सिसिक एसिड AA, और ये आपका क्या करता है? ये इनहिबिटर के रूप में, ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में जाना जाता है, वृद्धि अवरोधक के रूप में जाना जाता है। एक हमने एथिलीन का नाम बताया था, हमने कहा था ये आपका दोनों के रूप में प्रमोटर, ग्रोथ प्रमोटर व ग्रोथ इनहिबिटर एक गैसीय फॉर्म में पाया जाता है और दोनों के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। तो ईमानदारी से आप पीछे के क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए, फिर एग्जाम में देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी डिस्कशन से मिलेंगे। क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या तत्व पाया जाता? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में ये आपका कई बार पूछा गया, मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बरौनी रिफाइनरी कब स्थापित की गई? तो 1964 में बिहार के बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, मदरलैंड समाचार पत्र किसके द्वारा? तो 1924 ईस्वी में बिहार से ये समाचार पत्र निकलता था, जिसको मजहरुल हक के द्वारा संपादित किया गया था, यह शुरुआत की गई थी। अगला, दक्कन का नासूर औरंगजेब को कहा जाता और इसका काल 1658 से लेकर के 1707 के बीच होता है ईस्वी के, और ये आपका जो मुगल काल हैं उसका अंतिम मुगल काल का शासक होगा, उसके बाद उत्तर मुगल काल शुरू हो जाएगा। अगला, औरंगजेब के द्वारा बीजापुर व गोलकुंडा को जीता गया और जीत करके टोटल जो सूबा या प्रांत हो गए थे वो संख्या 20 हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। अगला, गुप्त काल में शक विजय के फलस्वरूप चांदी की सिक्के किसने उत्कीर्ण करवाए थे? तो ये कौन करवा सकता? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए थे। अगला, सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कौन सा? एरन अभिलेख। कौन सा? एरन अभिलेख से सबसे पहले सती प्रथा का यानी क्या है? साक्ष्य प्राप्त होता है। बेसनगर, इसी को हेलियोडोरस अभिलेख के नाम से जाना जाता, जो ये विदिशा जो मध्य प्रदेश है यहाँ से ये प्राप्त होता है। गिरनार अभिलेख गुजरात से प्राप्त होता है। मंदसौर जानते ही हो, मालवा अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।